नमस्कार। द्रुजुबा पाइपलाइन जिससे रूस यूरोप तक कच्चा तेल को पहुंचाता है और प्राकृतिक गैसों को भी पहुंचाता है, वो अभी चर्चा में है। क्योंकि ये द्रुजुबा जो पाइपलाइन है, इसके दो ब्रांचेस हैं, एक नॉर्दर्न ब्रांच और एक साउदर्न ब्रांच। साउदर्न ब्रांच जो है उसके लिए यूक्रेन जो है ट्रांजिट रूट मुहैया कराता है, परागमन मार्ग मुहैया कराता है। यानी जो द्रुजुबा पाइपलाइन है उसका जो साउथ ब्रांच है वो यूक्रेन होकर जाएगा और आगे अन्य देशों में पहुंचेगा, जिसको अभी हम लोग देखेंगे मैप। अब वह संकट में आ गया है। 2.5 साल हो चुका है युद्ध का, रूस और यूक्रेन के बीच। रूस कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन रूस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग भी अपने निकाले। आपको पता होगा, चीन और इंडिया में उसने तेल का व्यापार बढ़ा दिया, चाहे सस्ते दाम पर ही क्यों न हो, और अपनी भरपाई करने में वह सक्षम रहा। ग्रोथ रेट भी रसिया का ऊंचा हो रहा है। लेकिन उन देशों का क्या जो पूर्णतः रसिया पर निर्भर थे, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर। और अभी हाल का न्यूज है, यूक्रेन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए जो पाइपलाइन, जिस पाइपलाइन के थ्रू कई देशों को तेल जाता था या जाता है यूरोप में, उसमें से एक कंपनी, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं रूस की जो उस पाइपलाइन के थ्रू तेल भेजती है, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख तेल कंपनी जिसका कम से कम 50% से ज्यादा शेयर है, उसको प्रतिबंधित करने का निर्णय यूक्रेन ने ले लिया। और अब यह यूरोपीय संघ के कई देशों की गले की हड्डी बन गया है, टेंशन बन चुका है। यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार यूरोप में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। कई देशों में हड़तालें भी हो चुकी हैं, बंद भी हो चुका है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं महंगाई के कारण, खासकर क्रूड ऑयल और गैस की महंगाई के कारण। और इस परिस्थिति में जो बचा कुचा थोड़ा सा और बचा हुआ था, उसको यूक्रेन अब खत्म करने वाला है। न्यूज यहीं से, न्यूज ये है कि यूक्रेन जो है एक रशियन कंपनी है लुकऑयल, लुकऑयल कंपनी को बैन करने वाला है, जो द्रुजोबा जो पाइपलाइन है उसके थ्रू तेल भेजती है। यूक्रेन ऐसा कर सकता है क्योंकि उस पाइपलाइन का जो साउथ ब्रांच है वो यूक्रेन के थ्रू जाता है। कौन कौन देश प्रभावित होंगे इससे ज्यादातर, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वो देश और क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ क्या कर सकता है, क्या मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इससे भी बड़ी बात, 2.5 साल हो चुके हैं युद्ध के, और क्या अब भी यूरोपीय संघ रूस से तेल ले रहा है या केवल कुछ देश ले रहे हैं मजबूरी में उस ट्रांजिट पॉइंट के थ्रू, ये भी चर्चा करेंगे। यानी कहीं ऐसा तो नहीं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। लुकऑयल जो है एक बहुत बड़ी तेल कंपनी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रसिया की। और जो प्रतिबंध लगाया था, वैसे तो यूक्रेन ने युद्ध के बाद ही बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, उस प्रतिबंध को और कड़ा करते हुए सख्त कर दिया गया है। और लुकऑयल जो सबसे बड़ी कंपनी है जो उस पाइपलाइन के थ्रू तेल भेजती है, उस पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया। यानी अब वह नहीं भेज सकती है तेल उस पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है भैया। और जैसा कि मैंने कहा, ट्रांजिट कौन मुहैया कराता है? यूक्रेन स्वयं कराता है। इस पर एक बात और भी देखें, पहले आप इसको देख लीजिए ये क्या है। माना जाता है कि इस प्रतिबंध के बाद सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे राज्य वह है हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य। ये सब ज्यादातर प्रभावित होंगे। ऐसा क्यों, तो जरा बता रहे थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, द्रुजुबा जो पाइपलाइन है, जो आप इस मैप में आप देख रहे होंगे, एक पाइपलाइन ये है द्रुजुबा, और ये पाइपलाइन आई। ये जब यूरोप में इंटर करती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक नॉर्दर्न द्रुजुबा और एक साउदर्न। आगे चल करके इनका और भी सब डिवीजन हुआ, देखेंगे हम लोग और बड़े मैप करके। जो नॉर्दर्न ब्रांच जो है इसका,
वो बेलारूस से होकर के जाता है। वह बेलारूस से होकर के जाता है, जिससे पोलैंड को मिलता है, जर्मनी को भी मिलता है और अन्य देशों को भी ऑयल और प्राकृतिक गैस मिलता है। वहां पर दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन इसका जो साउदर्न ब्रांच है दुर्जोवा का, ये यूक्रेन होते हुए जाता है। और इस साउदर्न ब्रांच में जो सबसे ज्यादा तेल देने वाली कंपनी है लुकोइल, रसिया की, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और वह देखिए किस देश को देता है तेल, ये साउदर्न ब्रांच। ये देगा आपको चेक गणराज्य, सबसे बड़ी बात। दूसरा हंगरी, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और तीसरा स्लोवाकिया। अन्य देश भी प्रभावित होंगे क्योंकि यहां से तेल आगे बढ़ता है, लेकिन यहां तो डायरेक्ट पहुंचता है। अब ये तीनों देश जो है खासकर, यानी कि जो साउदर्न ब्रांच वाले हैं, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और हंगरी, ये हो गए हैं चिंतित। इसको जैसा कि मैंने आपसे कहा थोड़ा बड़ा फिगर करके हम लोग देख सकते हैं। जो नॉर्दर्न ब्रांच है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो पोलैंड और जर्मनी होते हुए आगे बढ़ जाता है। और इसके भी कई सब ब्रांचेस डिवाइड हुए। साउदर्न ब्रांच को आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये हंगरी जाएगा, हंगरी से आगे निकल जाता है, स्लोवाकिया जाएगा और चेक। ये तीन तो मोस्ट है। वैसे ये भी जान लीजिए, हंगरी से होते हुए क्रोएशिया भी जाता है, यानी क्रोएशिया भी बहुत ज्यादा लाभ इससे ले रहा था। लेकिन अब सब देश में संकट हो चुका है, अब ये सभी देश चिंतित। यहां पर एक बात जरूर जाने, इस बात को, जो द्रुजबा पाइपलाइन है, ये एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन है। क्योंकि द्रुजबा जो वर्ड है, इसका मतलब ही फ्रेंडशिप होता है, तो इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है। और ये कॉमकॉन पाइपलाइन के रूप में था। इसका मतलब हुआ, द्रुजबा पाइपलाइन को ही कई बार कॉमकॉन पाइपलाइन भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है जो तेल और गैस को मुहैया कराती है बहुत दूर तक। लगभग 4000 किलोमीटर यानी 2500 माइल लंबी ये पाइपलाइन। ठीक है। 1964 में इसका संचालन यानी ऑपरेशन शुरू हुआ था। उस समय रूस तो नहीं था, सोवियत संघ करके वह देश था। सोवियत संघ ने कम से कम अपने पूर्वी यूरोप के भाइयों के लिए यह मुहैया कराया, दोस्ती के नाम। ठीक है भैया। जैसा कि मैंने आपसे कहा, दुर्जवा का नाम अर्थ जो होता है वह दोस्ती होता है। इसके द्वारा रूस, जो यूरोप, पूर्वी यूरोप को तो तेल देता ही था, जर्मनी तक भी पहुंच गया। कजाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी इसी एक शाखा को भी पहुंचाया गया है, वहां पर भी यह तेल देता है। संकट वहां नहीं है, संकट है पूर्वी यूरोप। यहां पर आपको यह बात जानना होगा, वो यह है, ये बात भी जानिए कि संयुक्त रूप से वो जो तीन देश हैं जो एकदम हाईली डिपेंडेंट है साउदर्न ब्रांच से, उन्होंने अभी हाल ही में रूस से पिछले 6 महीने में यानी कि 2024 में कम से कम 2.6 बिलियन का मूल्य का कच्चा तेल खरीदा है। ऐसे समझिए। इन तीनों देशों में से जो हंगरी और स्लोवाकिया है वो अधिक डिपेंडेंट है रसिया पर, और इसलिए भी डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट भी है, और इन लोगों की दोस्ती भी है मॉस्को से बहुत ज्यादा। तो वाजिब बात है ये। और साथ ही साथ जो चेक रिपब्लिक है वह भी अब कीव पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, यानी कि यूक्रेन पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि आपका कारण से, आपके इस रुख के कारण से हमें अब तकलीफ होने वाली है। और इन देशों ने बाकायदा यूरोपीय आयोग को, यूरोपियन कमीशन को कहा है कि अब आप मध्यस्थ की भूमिका अदा कीजिए, हम तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। किसके बीच? मॉस्को और कीव के बीच। ठीक है, आगे देखिए और कुछ बातों। इन तीन देशों में से जो हंगरी है, जरा इसको भी देख लीजिए। ये तो अपने 70% जो तेल का इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है, वह पर्टिकुलर उसी कंपनी से करता है, लुकोइल से करता है। अब आप सोच सकते हैं हंगरी की क्या स्थिति होगी। हंगरी की विदेश मंत्री ने बाकायदा कहा है कि भैया हमें अब सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो चुका है। हम पहले ही बहुत ही ज्यादा संकट से गुजर रहे हैं। यदि इसी ढंग से होता रहा तो खतरा तो होगा ही, बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, संकट तो है ही। और यदि ऐसा कुछ स्थिति हुआ तो कुछ दिनों के बाद यदि ऑयल और गैस उस तक पहुंचेगा नहीं, तो हो सकता है कुछ हफ्तों के बाद बिजली भी
हंगरी को मिलना मुश्किल हो जाए, ऐसा वहां के विदेश मंत्री ने। यहां पर आप इस बात को भी जान लें आज कि यूरोपीय संघ ने दिसंबर 2022 में ही रूस से कच्चे तेल के समुद्री परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया कि समुद्र के थ्रू तेल रूस का नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ईस्टर्न साइड से तो पहुंच जाता है पाइपलाइन से, लेकिन जो वेस्टर्न वाले हैं उन्होंने बाकायदा कहा भैया हम तो तेल नहीं लेंगे, समुद्री परिवहन पर रोक दिया। हालांकि कुछ अपवाद रखा, बाकायदा यूरोपीय संघ ने इस बात को कुछ देशों को कहा कि आप पाइपलाइन के थ्रू तेल लेते रहिए, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपकी भौगोलिक स्थिति ऐसी, आप लैंडलॉक कंट्री हैं, आपके पास ऐसे भी जहाज नहीं जाएगा और आप बहुत पूर्व में पड़ते हैं। इसमें हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ये देश शामिल थे, जिनको बाकायदा यूरोपीय संघ ने कहा था कि आप अपवाद में, लेकिन बाकायदा यह भी कारण कहा गया था, बोला गया था कि आप धीरे धीरे अपना विकल्प तैयार करें, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा या बढ़ने की संभावना थी उस समय, तो कहा गया था कि धीरे धीरे आप अपना विकल्प जरूर तैयार करें, एकदम उस पर डिपेंडेंट ना हो। लेकिन हुआ क्या, इससे विपरीत हो गया, डिपेंडेंसी और बढ़ते ही चली गई इन देशों की रसिया पर। यूरोपीय संघ ने जो इन देशों का विकल्प करने के लिए कहा था, आप देखेंगे तो 2021 की पहली छमाही से यदि आप कंपेयर करेंगे अभी का 2024 की छमाही का, तो 2% की वृद्धि हो गई है हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य। यानी वैकल्पिक मार्ग खोजने की बजाय ये लोग और बढ़ा दिए रसिया से तेल लेने के लिए, कच्चा तेल। माना जाता है कि हंगरी ने लगभग 56% बढ़ा दिया है तेल 2021 के रिस्पेक्ट में, जबकि इसे कहा गया था कि आप वैकल्पिक मार्ग ढूंढें। हंगरी वैसे भी बहुत बड़ा दोस्त है किसका, मॉस्को यानी कि रसिया का। लेकिन यह बात सच है, वह यह है कि जब से आक्रमण हुआ तब से रूस का कच्चा माल, कच्चा तेल जो है उसमें भारी संख्या में गिरावट देखी गई है पूरे यूरोपीय संघ में। तो ओवरऑल कहा जाए तो 90% की गिरावट अभी तक हो चुकी है। लेकिन क्या यह बात गैस पर भी लागू है? क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने बातें कही वो मुख्यतः क्रूड ऑयल पर मैंने कहा, क्रूड ऑयल के संदर्भ में कहा था। वैसे भी लुक ऑयल जो है वह कच्चे तेल से संबंधित है, गैस से नहीं है। यहां पर जब मैं गैस की बात कहता हूं तो मैं एलएनजी की बात कर रहा हूं, नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं। एक बात आप यहां पर जान लीजिए, वो यह है कि जो रूसी गैस को यूरोपीय संघ द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर कभी मंजूरी नहीं दी गई है कि आप ऑफिशियली करें। वैसे भी वो कर रहा है, रूस करता है, हाइड्रोकार्बन जितने भी रूस एक्सपोर्ट करता है पाइपलाइन के थ्रू या अन्य चीजों के थ्रू, उसमें गैस भी है। लेकिन ऑफिशियली कभी भी कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ यूरोपीय संघ और किसके बीच, रसिया के बीच, कि आप गैस दें। और यहां पर दूसरा बात भी आज समझ लीजिए, यूरोपीय संघ ने ऑफिशियली यह भी नहीं कहा है आज तक, टिल नाउ, आज की तारीख तक कि रूसी गैस यूरोप में बैन है। तेल को जरूर उन्होंने बैन करना शुरू कर दिया बहुत सारे देशों में, ऐसा कि आपने अभी सुना समुद्री परिवहन के थ्रू जो तेल आ रहे थे वो तो बैन हो ही चुके हैं, केवल 2-3 देशों के लिए अपवाद रूप में छोड़ दिया गया, जबकि उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है, यदि मंजूरी नहीं भी दी गई है तो बैन भी नहीं लगाया गया। यानी ये वही वाली बात हो गई कि गुस्सा है लेकिन एक बीच में रास्ता निकाल के आप रखे हुए, क्योंकि गैस की जरूरत, क्रूड ऑयल को आप बहुत जगह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गैस के लिए शायद आपको रसिया ही ज्यादा करीब दिखता है। यहां पर एक बात जान लीजिए, भैया है कि जितना भी हाइड्रोकार्बन आयात हुआ यूरोपीय संघ के देशों में, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं, उसमें गैस का जो हिस्सा है वो 76%, और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी 24% ही केवल हुआ जितना भी रसिया से आया। बात यहां पर यह, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे वो यह है कि रूसी गैस जो है पूरे यूरोपीय संघ में जितना भी खर्च होता था गैस का, उसका 40% 2021 में रूस ही पूरा करता था, लेकिन ये अब घट करके 15% तो हो ही गया है। इतना जरूर
कई यूरोपीय देश जो हैं वह रूसी गैस पर पूरा डिपेंडेंट है, आपको पता ही है। खासकर वो 3 देश ऑयल के लिए भी और गैस के लिए भी डिपेंडेंट है। लेकिन अदर कंट्रीज भी है जो रूसी गैस को परचेस कर रहे हैं आज भी, मतलब बाहर बाहर दिखावा के लिए कहो कि रूस तुम गंदे हो, लेकिन गैस परचेस कर रहे हैं। जैसे नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, ये अभी भी इनका ये परचेस करते हैं रसिया से क्या, गैस, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, इसको करते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान देना होगा, ये लोग जो इंपोर्ट करते हैं गैस, इसका बहुत ज्यादा यूज इनके देशों में नहीं है। नीदरलैंड है ना, स्पेन, फ्रांस, ये क्या करते हैं, ये एक तरह से ट्रांजिट पॉइंट के रूप में काम कर रहे हैं। अपने यहाँ गैस लाते हैं, बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से एक्सपोर्ट कर देते हैं थर्ड कंट्री को। और माना जा रहा है कि रूस की गैस से ये देश और यहाँ के बहुत सारे कंपनी बहुत लाभ कमा रहे हैं। अब बताइए आप कि यूक्रेन युद्ध एक तरफ चल रहा है और बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, सच्चाई ये है कि ये देश सब रूसी गैस से बहुत रुपया कमा रहे हैं अपने यहाँ, क्योंकि इतना खर्च इन देशों में नहीं है जितना ये मंगवा लेते हैं। 40% से 15% गिरावट हो चुकी है। इसके बावजूद यूक्रेन के थ्रू गैस भी आता है, कहां तक, यूरोप तक। तो माना यह जा रहा है, चलो ठीक है, यूरोपीय संघ ने किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध गैस पर नहीं लगा रखा है, रसिया की गैस पर, लेकिन जो ट्रांजिट पॉइंट यूक्रेन में बना रखा गया है गैस के लिए, उसकी भी अवधि अब समाप्त होने वाली है दिसंबर में। यानी माना यह जा रहा है कि तेल संकट तो है ही, अब जो दिसंबर में जो ये खत्म हो रहा है अनुबंध, यानी कॉन्ट्रैक्ट रसिया और यूक्रेन के बीच गैस को ले जाने के लिए, वो समाप्त हो रहा है और 2025 में इसका नवीनीकरण होने की संभावना बहुत कम है। इस परिस्थिति में जो यूरोप है उसमें गैस की भी किल्लत हो सकती है। मतलब यूरोप के कई देश जो अभी क्रूड ऑयल की किल्लत से जूझ रहे हैं, अब वहां पर गैस की भी किल्लत हो सकती है और आने वाला समय यूरोप के लिए बहुत खराब हो सकता है। आपने इस बात को समझा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।